हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीटीपी क्लासेस तो कंटिन्यू है ही, लेकिन आज से हम लोग मॉक टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें बीच बीच में आपको ये टेस्ट करवाते रहेंगे हम, ताकि आप अपना लेवल चेक कर पाएँ, अपने आप को जांच पाएँ कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हो पा रहे हैं। और आज ये जो क्वेश्चन पेपर है जिसके क्वेश्चंस हम लोग हल करने वाले हैं, ये 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट की परीक्षा हुई थी आपकी पेपर सेकंड, उसके क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 19 अगस्त 2025 को जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर को विधिवत तरीके से समझा था, इसके एक एक शब्द को समझा था, एक एक शब्द के का अर्थ हमने आपको बताया था। 1 घंटा 10 मिनट की क्लास थी, तो इसको हम लोग करेंगे। इससे पता रहेगा कि अब तक जो हमने 40 क्लासेस की हैं सीटीपी की, 40 क्लासेस में जो हमने पढ़ा है, उसमें कितना हम पढ़ पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, ये आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। ठीक है। और एक इसमें हम आपको 20 सेकंड देंगे हर क्वेश्चन के लिए। 20 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में 1 मिनट का मिलता है। देखिए, यहाँ हम आपके पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर आपको हम तुरंत 20 सेकंड देंगे। ओके, 20 सेकंड में आपको आंसर करना है। इससे आप चेक कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तुरंत आपका टाइम शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका ने, एक टीचर ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में, यानी कंसंट्रेट रहने में हेल्प करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ऑप्शन ए है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। टाइम शुरू होता है। अब आंसर कीजिए फटाफट। अपना पेन पेपर रख लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन सही होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम समाप्त। इसका आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको 20-20 सेकंड का टाइम देते रहेंगे क्वेश्चंस ऑप्शन पढ़ने के बाद, और आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। लास्ट में बताइएगा कि 30 में से कितने सही हुए। हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि ये क्लास हम पहले करवा चुके हैं। 1 घंटा 10 मिनट की क्लास है, बहुत डीप में इसको हमने समझाया है। चलिए, पहले का सेकेंड ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है क्या है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। टाइम स्टार्ट। नौ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम कंप्लीट। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है। दूसरे का चौथा ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता सीखने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। टाइम स्टार्ट। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम कंप्लीट। ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। इसी तरीके से आपको 20-20 सेकंड मिलते रहेंगे, आपको आंसर करना है, अपने आप को चेक करना है। अगला क्वेश्चन।
वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, कथन ए होता है। आर कहता है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। अब इसमें ए और आर दोनों सही हैं, या एक ही आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या करता है। चलिए अब इसका आंसर आपको बताना है। टाइम स्टार्ट। सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। लास्ट में आप लोग बताएंगे जरूर कि कितने क्वेश्चंस आपके सही है, और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पेपर आएगा भी। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। बताइए इसका राइट आंसर। टाइम स्टार्ट। छः, 5, 4, 3, 2, 1, डन। ठीक है, आपका टाइम पूरा। तो ये ऐसे यहाँ पे आपका जो 5 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वह राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट हो जाता है। अब इसमें आप अपने आप को चेक कर पाएंगे, अपना लेवल चेक कर पाएंगे कि आज आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? नहीं है, ठीक है, नोट पे ध्यान देना है। कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, यानी कि आप कंपटीशन को इंक्रीज करेंगे, या विविध दृष्टिकोणों का समावेश करेंगे। टाइम स्टार्ट। तीन, 2, 1, डन। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। हम कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे या फिर जैसे ये सारे बाकी सारे हैं, लेकिन हम कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे। अगला प्रश्न नीचे क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण कहता है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। अब इसमें ए और आर दोनों ऑप्शन सही हैं। ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या कर रहा है, या ए सही है आर गलत है, या दोनों गलत हैं। बताइए। टाइम स्टार्ट। डन। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, या पूर्व पारंपरिक स्तर? बताइए। टाइम स्टार्ट।
नैतिकता, बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। राइट आंसर क्या होगा? 5 4 3 2 1 डन। ठीक है, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरलिटी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। क्या होगा? टाइम स्टार्ट। नौ 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। टाइम। ठीक है, ऐसे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? स्कैफोल्डिंग की, कि आलंबन के माध्यम से, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से बच्चे की जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है देखिए प्रश्न है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कहीं टीचर रूढ़िवादिता को बढ़ावा तो नहीं दे रहा, या पूर्वाग्रही तो नहीं है, किसी एक तरफ झुका तो नहीं है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। चलिए टाइम स्टार्ट। छः 5 4 3 2 1 डन। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, शिक्षक अपने आप को भी जाने पहचाने, परखे अपने आप को, कहीं मैं रूढ़िवादिता को बढ़ावा तो नहीं दे रहा, या मैं किसी एक तरफ झुका तो नहीं हूँ, सिर्फ शहर से आने वाले बच्चों को ही पर ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, या सिर्फ गरीब बच्चों पर ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ लड़कों पर ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो ये आप जो है टीचर को चेक करना चाहिए अपने आप को। अगला प्रश्न नीचे कहता है, क्या कहता है प्रश्न कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको किशोरावस्था के बारे में जो ऑप्शन गलत है वो बताना है। कहता है कि किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन का शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको गलत ढूंढना है इसमें, नॉट करेक्ट, जो किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है। टाइम अप। ठीक है, तो तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं या इसे अनुभव करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि किशोरावस्था में जो है कि अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। कि भाई जो मान लीजिए दूसरे प्रदेश के बच्चे या दूसरे देश के बच्चे, वो अलग तरीके से जो है कि उन पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे अलग तरीके से, हो सकता है हमारे यहाँ का बच्चा 18 साल का जो है कि अपने घर परिवार पूरा चला रहा हो, है ना। तो बहुत सारे इस पर प्रभाव पड़ते हैं। इसको हमने पहले ही बहुत डीप में समझाया है, आज इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एक्सप्लेन में। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, या देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। टाइम स्टार्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टाइम खत्म। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण,
इसको लेकर के कैरोल गिलिगर ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तुमने सिर्फ पुरुषों को समझा है, पुरुषों के आधार पर अपना ये सिद्धांत दिया है, जबकि इसमें तुम्हें स्त्रियों को भी इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि स्त्रियों की जो नैतिकता, जो मॉरलिटी होती है वो अलग बेस पे होती है, क्योंकि वो उनके अंदर ममता होती है, पूरे घर परिवार को लेकर के चलती हैं, वो अपना अलग तरीके से तर्क दे सकती थी इस पॉइंट पर। इसलिए आपको जो है कि नैतिकता के आधार पर, नैतिकता को लेकर के नारियों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है, बाकी ये वाली जो क्लास है, इसको अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो जो क्लास हमारी ये प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें ये वीडियो हमारा 19 अगस्त 2025 को ये क्लास हमने कराई थी, और क्लास नंबर 6 रहेगा ये। ठीक है, अगर आप हमारा ढूंढेंगे उसमें प्लेलिस्ट में, तो जो 6 नंबर वीडियो होगा, 6 नंबर क्लास होगी 19 अगस्त 2025 की, उसमें इसको हमने एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो वहाँ जा करके इसको और करेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे राइट होता है, बाकी ऑप्शन कैसे गलत हो गए। ठीक है, ये पूरा समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लीजिए भाई, और हर क्वेश्चन को सही करने का प्रयास कीजिए। और मैं टाइम इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि हमने आपको ये बहुत डीप में समझाया है। क्वेश्चन लीजिए, छात्र के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है, या दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या कर रहा है, या फिर इसमें कौन गलत होता है। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, अब इसका राइट आंसर आपको देना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, फोर्थ वन ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है आपका राइट। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भावनाएं हैं वो सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और जो छात्र हैं वो अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना होती है यदि वो इमोशनली जो है, उनको भावनात्मक रूप से स्कूल में लगाव होता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनके विचारों को भी सुना जाता है, और उनके त्योहारों, उनके समाज संस्कृति की भी बात होती है, तो वो अपना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से अब देखिए, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता यहाँ पे बाहरी रूप से प्रेरित है, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, या महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है, या फिर आंतरिक रूप से प्रेरित है। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। तो यहाँ पे जो अगर वो केवल पुरस्कार पाने केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वो नगद का पुरस्कार जीतना चाहती है, तो बाहरी रूप से प्रेरित है। आंतरिक रूप से प्रेरित का मतलब होता है जब आपका इच्छा करे, आपकी इच्छा करे, आपका मन हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, आप अपने कॉन्सेप्ट पर समझ बढ़ाना चाहते हो, अपने लिए सही करें तो आंतरिक, बाकी बाहरी। अगला प्रश्न लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं
और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? बताइए। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? टाइम अप। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें। ठीक है, छोटे समूह में जो वर्तमान के मुद्दे उन पर चर्चा करने दें, शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ओके, ऑप्शन 3 इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए। 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट, क्योंकि इसमें ए भी राइट है, बी भी राइट है, डी भी राइट है, सी कट जाएगा क्योंकि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बात गलत है। बाकी ए वे जैसे रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल भी किया जाता है, व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में इसमें अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और अधिगम के ठोस सबूत भी इसमें पेश होते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर बताइए भाई। पाँच, 4, 3, 2, 1 डन। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए कि जो मानव के अंदर जो भिन्नता है, जो डिफरेंस है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये क्या है? ये एक विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न लीजिए, कहता है लेवागोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। अधिक जानकार अन्य या बस बाहर हैं, भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया या फिर अंदर हैं, भौतिक वातावरण बस बाहर हैं, अधिक जानकार अन्य अंदर हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। तो अधिक जानकार अन्य यानी कि जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार बच्चे जो अधिक जानकार अन्य हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, यानी कि जो बच्चे से ज़्यादा ज्ञान रखने वाले हैं, उनके साथ बालक अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। क्योंकि जब हम लोग अपने सीनियर के साथ बैठते हैं या अपने से ज़्यादा ज्ञान रखने वाले के पास बैठते हैं तो उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है और उन कार्यों को कर भी पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। ठीक है, यानी कि जो ऐसे काम जो कहाँ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात ये करते हैं, जो उस जोन में है वहाँ उस काम को ये कर भी पाएंगे।
ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ लेता है, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित हो जाता है। यह किसके संभावित लक्षण हो जाते हैं? भाषा की समझ समस्या है, स्वलीनता विकार है, संचार संबंधी विकार है, या दृष्टि संबंधी विशेषता है? टाइम स्टार्ट नाउ। इक्कीस का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आलोक है पढ़ते समय सिर को पकड़ रहा है, आंखों को बार बार बंद कर रहा है, उनको रगड़ रहा है, आंखें उसकी लाल हो गई है, अक्षर पहचान नहीं पा रहा है, तो क्या है, उसको आंखों से संबंधित समस्या है, विजुअल प्रॉब्लम है, देखने में उसको दिक्कत हो रही है, आंखों में समस्या है, तभी तो आंखें बार बार लाल हो रही हैं, बंद कर रहा है, सूज गई हैं आंखें, तो आंखों से संबंधित समस्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको, अगर हम बच्चों से इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न कि पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से अगर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर स्थिरता को मजबूत कर देगा, जेंडर पहचान को मजबूत करेगा, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को मजबूत करेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, या जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इस चीज को? टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर बताइए। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे क्या होता है? टाइम अप। जब हम बच्चों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाया जाता है, इस चीज़ को प्रोत्साहन मिलता है कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन है वह वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है, या फिर गतिशील होता है? टाइम स्टार्ट नाउ। गतिशील होता है। प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन है वह डायनामिक होता है, गतिशील होता है, निरंतर चलने वाला होता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं भाई आज आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हमने 40 क्लासेज करा दी हैं, सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये वाला जो आज पेपर हम हल करवा रहे हैं इसको भी हम बहुत 1 घंटा 10 मिनट की क्लास में करवाया है, बहुत डीप में समझाया है। देखते हैं आपके आज कितने क्वेश्चन सही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? बताइए। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, या ये जो उपन्यास है इसमें लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है, या इसका नायक कौन है, या फिर उपन्यास का कथानक क्या है? टाइम स्टार्ट नाउ। बस सेकंड ऑप्शन आपका हो गया राइट, क्योंकि जब हम बच्चे से इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसमें छात्र जो भी जानकारी उनको मिल रही है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब हम पूछ लेते हैं कैसे, जब हम जहाँ भी हाउ लगा देंगे, ठीक है, वहाँ पे बच्चा एनालिसिस करेगा, ठीक है, जैसे तुम पढ़ाई कैसे करते हो, ठीक है, और तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा एनालिसिस करने पर मजबूर हो जाता है। जैसे तुम अपने यहाँ, तुम मान लीजिए अगर तुम्हें प्रदूषण कम करना हो तो तुम कैसे करोगे, ठीक है, ये इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, तो इसमें रटा रटा आंसर नहीं होता, बच्चा एनालिसिस करने पर, सोचने पर मजबूर हो जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़िए, प्रश्न कहता है 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है
टीचर्स को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। एंड आ रहा है कि बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? टाइम स्टार्ट नाउ, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है। ए और आर यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़िए, 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? क्या है? किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। टाइम स्टार्ट नाउ। क्या होगा 26 का ऑप्शन राइट? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया है आपका राइट। ठीक है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास का मतलब किसी काम के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर बालक ध्यान दे रहा है। ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेड गोल है यहाँ पे कि आप सीडीपी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आ जाए, आप सीडीपी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सीडीपी के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी बन जाए, आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझ पाएँ। ठीक है। अपने स्किल, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो फिर वो मास्टरी ओरिएंटेड गोल हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? डीके, फॉरगेटिंग, रिट्रीवल, अटेंशन। चारों ऑप्शन क्लियर है? ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ। डन। फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका राइट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। और प्रश्न कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। आर कहता है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही ऑप्शन बताना है। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। टाइम स्टार्ट नाउ। डन। देखिए कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है। आकलन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए, मतलब जो बालक जैसा है उसके हिसाब से उसका आकलन कर लीजिए आप। ओके। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। अब सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है ना, और वो भी शैक्षणिक दृष्टिकोण, यानी कि समावेशन का शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से। ओके। ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। बाकी इसको डीप में समझने के लिए आप क्लास देखिएगा तो समझ पाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अपठन वैकल्पिक की डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो बालक की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तंत्रिकीय, न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीकों, चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। शारीरिक स्थिति है जो बालक की साथियों के साथ सामाजिकरण की क्षमता को प्रभावित करती है।
या फिर डिस्लेक्सिया एक संवेदी स्थिति है जो बालक की शारीरिक गतिविधियों के समन्वय की क्षमता को प्रभावित करती है, या फिर डिस्लेक्सिया एक भावनात्मक स्थिति है जो बालक की चित्र बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिस्लेक्सिया क्या है। राइट 30 में से कितने सही हुए ये आप बता करके जाएंगे ही जाएंगे, और क्या इसी तरीके की और भी क्लासेस करवाई जाएं ये भी आप बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। डिस्लेक्सिया जो है वह एक तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो बालक की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित कर देती है। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए, छात्र में स्वायत्तता और पहले को दंडित करना, छात्र में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, या सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। टाइम स्टार्ट नाउ। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ये जो है क्वेश्चन कह रहा था, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। छात्रों में स्वायत्तता यानी बच्चों को फ्रीडम देकर के और पहल को पुरस्कृत करके, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उसको आप कुछ ना कुछ पुरस्कृत करते रहिए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। ये थी आज की हमारी क्लास, और कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड क्या इसी तरीके की और भी क्लासेस करवाई जाए। चलिए, जो भी आपका विचार हो रखिएगा। थैंक यू सो मच।